सभी शिक्षक साथियों को मेरा स्नेहिल नमस्कार। बीपीएससी प्रधानाध्यापक परीक्षा से संबंधित आज के वीडियो में ऐसे तो हमें जो सिस्टमेटिक रूप से हम आपको मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं उसके हिसाब से बीएड का यूनिट 3 जो अस्मिता और शिक्षा से संबंधित है उससे संबंधित वीडियोज बनाने चाहिए थे, लेकिन हमारे कुछ कॉन्शियस व्यूअर जो पूरी तरह से हमारे वीडियो पर डिपेंड हैं, उन्होंने अनुरोध किया है कि जो यूनिट 6 है जिसमें अधिगम और अभिप्रेरणा है उससे संबंधित वीडियो की मांग उनके द्वारा की गई है और एक तरह से उनका तर्क हमें सही भी लगा, क्योंकि आप बीएड के किसी भी टॉपिक में चले जाएं तो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो सबसे केंद्र बिंदु है वह होता है अधिगम। इसीलिए अन्य किसी भी यूनिट को समझने के लिए अधिगम और अभिप्रेरणा की समझ में यदि कहीं भी कोई परेशानी है तो उसको दूर कर लेना आवश्यक है। अतः आज का वीडियो पूर्णतः हमारा यूनिट 6 से रिलेटेड है। यूनिट 6 के डिफरेंट टॉपिक्स को देखें तो यूनिट 6 में टोटल 7 चैप्टर्स दिए गए हैं और विगत बीपीएससी परीक्षा में इसमें से 5 प्रश्न पूछे गए थे। यूनिट 6 का जो पहला चैप्टर है वह अधिगम की प्रकृति यानी परिभाषा और उसकी अवधारणा, संप्रत्यय अधिगम जिसको आप कंसेप्चुअल लर्निंग भी कहते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना, कौशल अधिगम किसी खास कौशल के लिए, ड्राइविंग के लिए, किसी खास स्किल के लिए आप सीखते हैं, मौखिक अधिगम जो आप बिना कुछ लिखे हुए आप मौखिक रूप से सीखते हैं, सामाजिक अधिगम जो समाज में अच्छे से जीवन यापन करने के लिए सीखते हैं, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, थॉर्नडाइक का भी सिद्धांत है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का सिद्धांत है उसको भी इसमें देखना है, समस्या समाधान भी इसमें है, अधिगम के संबंध में बुनियादी मान्यताएं और अधिगम सिद्धांतों की प्रासंगिकता का विश्लेषण। अब देखिए यहाँ अधिगम सिद्धांत पहले चैप्टर में दिया और उसके अधिगम सिद्धांत की जो प्रासंगिकता है उसको सेकेंड चैप्टर में दे दिया। तो जब तक आप इसको इससे कोरिलेट नहीं करेंगे बेहतर रिजल्ट नहीं आएगा आपको। व्यवहारवादी, व्यवहार के लिए, सामाजिक, समाज के लिए, संज्ञानात्मक यानी अपने मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, और मानववादी अधिगम सिद्धांत क्या क्या हैं, डिफरेंट मनोवैज्ञानिकों के ज्ञान की रचना की प्रक्रिया के रूप में अधिगम यानी अधिगम हेतु रचनावादी दृष्टिकोण, क्या उसकी रचना है जिससे ज्ञान की रचना होती है, विद्यालय के प्रदर्शन और शिक्षार्थी की क्षमता के साथ सीखने का संबंध, विद्यालय का क्या प्रदर्शन है और शिक्षार्थी अपने क्षमता के अनुरूप किस प्रकार उसको सीख पाता, अधिगम कर पाता है। उसके बाद मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन की अवधारणा, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन है, मोटिवेशन के प्रकार और मोटिवेशन को बढ़ाने के टेक्निक्स क्या क्या हो सकते हैं। वर्ग कक्ष अधिगम विस्मरण, अधिगम विस्मरण का समझ में आया, संस्मरण का विपरीत हो गया विस्मरण, भूलना, अर्थ और इसके कारण क्यों भूल जाता है, अधिगम संधारण को विकसित करने की रणनीतियां, कौन सी प्रणाली अपनाएंगे जो अधिक दिनों तक हम उसको याद रख सकें, और कौशल सीखने के लिए अधिगम के अर्थ, स्वाध्याय विकसित करने के तरीके, कैसे हम स्वाध्याय को, सेल्फ स्टडी को बढ़ाएं। अब आप देखें अधिगम ऊपर में भी था, बीच में भी प्रेरणा आया और नीचे फिर अधिगम आ गया। तो इस प्रकार चैप्टर बाय चैप्टर यदि यूनिट 6 को देखते हैं तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। दूसरा यह है
कि ये इसको यदि किसी मटेरियल के साथ हम कोरिलेट करें, किसी मटेरियल को लेकर आए, तो बहुत सारा कंसेप्ट ऐसा होगा जो आपको छूट जाएगा। तो अधिगम और मोटिवेशन, लर्निंग एंड मोटिवेशन दोनों पर मेरा काफ़ी रिसर्च है, रिसर्च पेपर प्रकाशित भी है आर्टिकल में। यदि आप जुड़े होंगे हमसे टेलीग्राम पे, तो उस पर हमारे कई आर्टिकल इस पे मिल जाएंगे। हम अपने कंसेप्ट के हिसाब से इस पूरे यूनिट को एक वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कहीं किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। और इस यूनिट से जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उस 5 प्रश्न का भी सही उत्तर देकर आए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है, और इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी यूनिट में चले जाएं तो अधिगम शब्द उसके केंद्र में बैठा हुआ है। इसलिए अभी प्रेरणा तो बस उसको मोटिवेट करने का तरीका है, लेकिन मेन जो अधिगम है, तो उस अधिगम शब्द को आपको बेहतर समझने की आवश्यकता है, और इसके जो जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों से भी संबंधित प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। इसीलिए अनुरोध होगा कि वीडियो को यदि देखना है तो अंत तक देखें, एक एक पॉइंट्स को गौर करें, समझें, और हम अपने कंसेप्ट के हिसाब से हम सारे पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यह देखिए कि अधिगम की अवधारणा है क्या। तो अधिगम एक सामान्य प्रचलित प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। किसी गर्म या जलती हुई वस्तु से छू जाने पर बच्चा यह सीख जाता है कि उसे छूने पर हाथ जलता है। इस प्रकार डायरेक्टली या कहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभवों से एक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होते रहते हैं। अधिगम की परिभाषा में गार्डनर, मर्फी, वुडवर्थ और किंग्सले एवं गैरी, इन लोगों की परिभाषा भी आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे तो कई मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की परिभाषा दी है, शिक्षाविदों ने भी दी है, लेकिन आप गार्डनर, मर्फी का मत देखें तो उनका कहना था कि सीखने या अधिगम शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हैं। यानी अधिगम वे हैं जिसमें वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति अपने आप व्यवहार में परिवर्तन करता है। वुडवर्थ का कहना है कि किसी भी ऐसी प्रक्रिया जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है और उनके व्यवहार या वर्तमान व्यवहार कहें और उनके अनुभवों को जो वे सकते हैं उनसे भिन्न बनाती है। यानी वर्तमान में जो उनका व्यवहार है और उससे जो भिन्न व्यवहार हुआ, तो किसकी वजह से हुआ? अधिगम की वजह से हुआ। तो उसी कारक को वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा? अधिगम। अब किंग्सले और गैरी का विचार देखें तो उनका मत है कि अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्रिया को सीखना या अधिगम कहते हैं। तो तीनों मनोवैज्ञानिकों का सिंपल मत ये समझें आप कि हम वर्तमान व्यवहार से में परिवर्तन लाते हैं। पहले के व्यवहार से वर्तमान व्यवहार में जो परिवर्तन आया है उसके पीछे जो कारक है वही फैक्टर क्या है? अधिगम। अब अधिगम के लिए अधिगम की प्रक्रिया को समझना होगा। तो एक्चुअली सीखना एक विस्तृत तथा व्यापक प्रक्रिया है और इसमें निरंतरता का गुण पाया जाता है। कंटिन्यूटी नहीं होगी तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। और यह क्रिया विभिन्न सोपानों से होकर गुजरती है, ऐसा नहीं कि अचानक हो जाता है। स्मिथ के हिसाब से आप इन सोपानों की बात की जाए तो संक्षिप्त रूप में सीखने की प्रक्रिया में कोई अभिप्रेरक या चालक, कोई आकर्षक लक्ष्य और इस लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित कोई बाधा या कठिनाई उपस्थित रहती है। इस प्रकार आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया के प्रथम सोपान के रूप में अभिप्रेरक अथवा चालक
आते हैं। अभिप्रेरक शक्ति के रूप में वह गतिशील स्रोत है जो व्यवहार को शक्ति प्रदान करने और बालक को कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करती, मोटिवेट करते हैं तो कुछ न कुछ वो करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं और अभिप्रेरणाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता है। जब तक हमारा व्यवहार, वर्तमान व्यवहार जिसको कहें ज्ञान भंडार तथा कुशलताएं हमारी सभी आवश्यकताओं और अभिप्रेरणाओं की पूर्ति करती रहती है, हमें किसी भी प्रकार के नवीन ज्ञान का संचय करने, कौशल अर्जित करने तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं होती है। और यदि आवश्यकता हुई तो कुछ न कुछ सीखने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो पहला सोपान आप समझ गए। पहला सोपान में क्या आया? अभिप्रेरणा या कोई चालक। द्वितीय सोपान के अंतर्गत लक्ष्य एवं उद्देश्य आते हैं। अभिप्रेरणाएं और मूलभूत आवश्यकताएं अपनी संतुष्टि चाहती है। जब इनकी संतुष्टि की मांग अत्यधिक बढ़ जाती है तो प्राणी को इसके लिए संघर्षरत रहना पड़ता है। इस कार्य के लिए उसे कुछ स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं। इनके प्राप्ति के लिए कुछ सीखने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लक्ष्य और उद्देश्य जितने स्पष्ट होते हैं, सीखने की अभिलाषा उतनी ही बलवती होती चली जाती है। अब तृतीय सोपान की बात की जाए। तृतीय सोपान के अंतर्गत किसी न किसी प्रकार की रुकावट, कठिनाई या बाधा सामने आती है। यदि बाधा और कठिनाई का अनुभव न हो तो व्यक्ति को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने और नवीन ज्ञान और कौशल को अर्जित करने की आकांक्षा ही उत्पन्न नहीं होगी। तो तीसरा सोपान महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस प्रकार आप 3 सोपान देखें। पहला सोपान अभिप्रेरणा का है, चालक का है। द्वितीय सोपान के अंतर्गत लक्ष्य और उद्देश्य है और तृतीय सोपान के अंतर्गत बाधा है या अस्मित का। ये तीनों सोपान। अब अधिगम के सिद्धांतों की बात की जाए, क्योंकि जब तक आप सिद्धांत नहीं समझेंगे तो ये अभी आपको इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो अधिगम के सिद्धांत देखें तो अधिगम के जो आधुनिक सिद्धांत है, कई सिद्धांत है, लेकिन हम आधुनिक सिद्धांत जिससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है, तो इस आधुनिक सिद्धांत को 2 श्रेणी में पहले बांट लीजिए। पहला एक व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत कर लें और दूसरा संज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। तो व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत और दूसरा ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। विभिन्न उद्दीपनों के प्रति सीखने वाले विशेष अनुक्रिया होती है और इनके साहचर्य से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उसकी व्याख्या करना ही जो पहला जो सिद्धांत है व्यवहारवादी सिद्धांत वो आता है। और इस प्रकार के जो सिद्धांत थे व्यवहारवादी, उनके प्रवर्तन आपको थॉर्नडाइक रहे हैं, वाटसन रहे हैं, पावलोव रहे हैं और स्किनर भी रहे हैं। तो व्यवहारवादी जो सिद्धांत हैं उनके प्रवर्तक थॉर्नडाइक, वाटसन, पावलोव और स्किनर। देखिए क्वेश्चन जो बीपीएससी सिलेबस डाला इसमें अधिगम सिद्धांतों, अब अधिगम सिद्धांतों में खोला नहीं कि किसका सिद्धांत, तो प्रत्येक का सिद्धांत आपको जानने की आवश्यकता होगी। पता नहीं कहां से क्वेश्चन डाल, इसीलिए हम किसी खास पीडीएफ को लेके या फिर खास नोट्स बना के हम आपको नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी से पूछ दिया जाए। और यदि सबका सिद्धांत जो है पूरा पीडीएफ में बनाया जाए तो काफी बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको मेन कंसेप्ट से मतलब है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। अब थॉर्नडाइक के सिद्धांत पे आते हैं। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो आपको संबंधवाद कहलाता है। संबंधवाद उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को संबंधवाद संयोजनवाद भी कहा जाता है और इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक ने अधिगम के सिद्धांत के निर्माण तथा उसके व्यवहार परिवर्तन पर अत्यधिक कार्य किया। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांतों एवं तत्वों का आधार यह है कि यांत्रिक तत्व में उद्दीपनों और अनुक्रियाओं में
संयोग बन जाते हैं। ये संयोग संकेतों से स्पष्ट किए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने इस संयोगों को बंध या संयोग से भी प्रस्तुत किया है। इस कारण थॉर्नडाइक का यह मत बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। तो थॉर्नडाइक का जो बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग किसको कहते हैं? तो संयोग को बंध या संयोग के रूप में प्रस्तुत किया। कोई अगर संयोग हुआ यांत्रिक बल के रूप में और उससे जो लर्निंग हुई उसको बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। और थॉर्नडाइक ने इसलिए बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा है कि सीखना संबंध स्थापित करना है और संबंध स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क करता है। अब ये जो थॉर्नडाइक साहब का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, या इसको संयोजन सिद्धांत भी कहा जाए, तो यह जो संयोजन सिद्धांत है थॉर्नडाइक साहब का, यह संकेत देता है कि संयोजन सिद्धांत मनोविज्ञान के क्षेत्र में नवीन विचारधारा तो है ही, साथ ही वह अधिगम का महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है। और अधिगम संयोजन है क्योंकि उद्दीपन सिद्धांत के अनुसार अधिगम की क्रिया में विभिन्न परिस्थितियों के साथ संबंध स्थापित होता है। इनके नियम भी हम बता रहे हैं। और थॉर्नडाइक ने इसका जो परीक्षण करने के लिए जो अधिगम सिद्धांत हुआ था, आपको मछली, चूहा, बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो किसी में मछली मिलेगा, किसी में चूहा, किसी में बिल्ली, लेकिन आप तीनों ध्यान में रखिए कहीं ऐसा क्वेश्चन न डाल दें किस पर प्रयोग नहीं किया था। तो मछली, चूहा, बिल्ली पर प्रयोग किया था और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अधिगम की क्रिया का आधार स्नायु मंडल है, मस्तिष्क है। और स्नायु मंडल में एक स्नायु का दूसरे स्नायु से संबंध होता है, यही तो संयोजन बताया था। आंगिक महत्व भी उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का है क्योंकि संयोजनवाद मानव को संपूर्ण इकाई नहीं मानता है, वह तो मानव व्यवहार का विश्लेषण करता है। यह मत पावलोव के अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत से भी संबंध रखता है। यह मत संयोगों को संबंध देता है तथा बुद्धि को प्रेरणात्मक मानता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जितने अधिक संयोग स्थापित कर लेता है उसे उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाता है क्योंकि उसे अधिक ज्ञान होता है। जितना ज्यादा संयोग होगा उतना ही ज्यादा उसकी लर्निंग हो जाएगी, उतना ही ज्यादा उसको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। अब है कि जो थॉर्नडाइक का जो अधिगम नियम है, वो अधिगम नियम में वो 3 नियम दिए थे और इससे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। कौन कौन? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। एक एक कर सबको हम शॉर्ट में समझ लें। तत्परता के नियम के बारे में थॉर्नडाइक ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति एक अनुक्रिया के लिए तैयार होता है तो उसके लिए परिणाम संतोषजनक होता है, परंतु जब कोई बालक अनुक्रिया के लिए तत्पर नहीं होता तब तक उसके लिए अनुक्रिया सीखने वाली होती है। जब कोई बालक एक कार्य के लिए तैयार हो जाता है तो उसके लिए अनुक्रिया करना भी खीज उत्पन्न करने वाला होता है। इसको क्लियर हो गया आपको? जब कोई व्यक्ति एक अनुक्रिया के लिए तैयार होगा तो उसके लिए परिणाम संतोषजनक होगा, लेकिन अनुक्रिया के लिए तत्पर नहीं होगा तो वो खींच जाएगा, उसके लिए कंसस नहीं होगा। तो तत्परता का नियम यही कहता है कि उद्दीपन के अनुसार अनुक्रिया होगी लेकिन तत्पर होगा तभी। तत्परता के नियम का संबंध प्रभाव तथा अभ्यास से संबंधित है। जब व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से कार्य करने के लिए तैयार होता है तभी वह किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। और इस नियम को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि नर्सरी कक्षा के बच्चों को पुस्तक पढ़ाना या अक्षर ज्ञान देना इसलिए कठिन होता है कि वे शारीरिक तथा मानसिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वे पुस्तक पढ़ सकें। इसी प्रकार 6 माह के शिशु को चलना इसलिए नहीं सिखाया जा सकता क्योंकि वह शारीरिक रूप से चलने के लिए सक्षम नहीं। तो आप अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि तत्परता के नियम का आधार क्या है, तो तत्परता के नियम का आधार क्या आपने पाया?
तत्परता के नियम का आधार आप मान सकते हैं परिपक्वता को, मैच्योरिटी को, कि मैच्योरिटी ही तत्परता के नियम का आधार है। प्रभाव के नियम की बात की जाए, 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तत्परता के नियम को क्लियर हो गया कि जैसे मैच्योरिटी आएगी वो तत्पर होगा, तो उसमें उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होना शुरू हो जाएगा, वो सीखने लगेगा, अन्यथा खींच उत्पन्न होगा, सीखना नहीं चाहेगा, अधिगम नहीं होगा। प्रभाव के नियम में थॉर्नडाइक ने कहा कि जब एक स्थिति और अनुक्रिया के मध्य एक परिवर्तनीय संयोग होता है, यानी बॉन्ड बनता है, और उसके साथ ही या उसके परिणाम स्वरूप संतोषजनक अवस्था पैदा होती है, तो उस संयोग की शक्ति बढ़ जाती है, यानी इफेक्ट होगा तो शक्ति उसकी बढ़ जाएगी। अब इस संयोग के साथ या इसके बाद सिखाने वाली अवस्था पैदा होती है, तो उसकी शक्ति घट जाती है। थॉर्नडाइक का मानना था कि जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है उसे बार बार करता है, और जिन कार्यों में असंतोष मिलता है उन्हें वह नहीं करना चाहता। और इसके लिए थॉर्नडाइक ने चूहों पर प्रयोग किया था। इसके लिए उन्होंने एक बुलबुलिया बनवाई थी, पढ़े होंगे आप, इसमें भोजन रख दिया और चूहों को उसमें छोड़ दिया। भोजन प्राप्त करने के लिए वे चूहे प्रयत्न करते थे, और जब जब उनको बुलबुलिया में भोजन मिला तब तक चूहों ने प्रयत्न किया, लेकिन जब भोजन नहीं मिला तो उन्होंने असंतोष का अनुभव किया और क्रिया में शिथिलता बढ़ती, जो बीएड के बुक्स में आप पढ़े होंगे। तो ये क्या है, प्रभाव है कि संतोष मिलेगा तो तत्पर होगा, सीखेगा, अनुक्रिया करेगा, नहीं इफेक्ट होगा, नहीं संतोष होगा तो नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ इस बात से स्पष्ट है कि जब किसी संयोग पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है तो उसे पृष्ठपोषण प्रभाव कहा जाता है, और पृष्ठपोषण से अधिगम सबल हो जाता है। अब आते हैं तीसरे नियम, अभ्यास के नियम की। अभ्यास का नियम के में थॉर्नडाइक का मानना है कि जब परिवर्तनीय संयोग एक स्थिति और अनुक्रिया के बीच बनता है तो अन्य सब बातें समान होने पर उस संयोग की शक्ति बढ़ जाती है। जब कुछ समय तथा स्थिति और अनुक्रिया के बीच एक परिवर्तनीय संयोग नहीं बनता तो उस संयोग की शक्ति घट जाती है, अर्थात जिस कार्य को हम बार बार करते हैं उसके चिन्ह मस्तिष्क में दृढ़ हो जाते हैं। और इस नियम के अंतर्गत उन्होंने 2 उपनियम दिए थे कि उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। उपयोग के नियम इस बात पर बल देता है कि मनुष्य उसी कार्य को बार बार करता है जिसकी वह उपयोगिता समझता है, और अनुपयोग के नियम के अंतर्गत अन्य बातें समान रहने पर यदि क्रिया अनुपयोगी हो तो वह संयोगी निर्धारण में भी वह छीन हो जाता है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप सभी डिक्शनरी का यूज कभी न कभी किए होंगे और आज भी करते हैं। डिक्शनरी में ढेर सारे शब्द दिए रहते हैं जिसका मीनिंग हमको देखना होता है। उस वर्ड्स में हमको जो वर्ड्स खोजना है हम उसी की उपयोगिता देखते हैं। इतने वर्ड्स हैं उसको सीधा छोड़ते चले जाते हैं कि वो अल्फाबेटिकली कौन सा वर्ड हमको कहाँ आ रहा है, किस पेज में आएगा, वहां सुनिए और उसको देख लीजिए। तो जो उपयोगी होगा उसका अभ्यास बढ़ेगा, जो अनुपयोगी नहीं होगा उसका अभ्यास घटेगा, और ये अभ्यास बढ़ेगा तो अधिगम बढ़ेगा। तो ये क्लियर हो गया, ये तीनों नियम जो थॉर्नडाइक के थे, तत्परता, तत्पर रहेंगे, परिपक्वता के हिसाब से तत्पर रहेगा तो ज्यादा सीखेगा, इफेक्टिव होगा तो ज्यादा सीखेगा, और यदि उपयोगी होगा तो उसका प्रभाव अधिक होगा। अब ये थॉर्नडाइक का जो ये 3 नियम है इसके अनुप्रयोग क्या है, क्योंकि आपका जो है एक टॉपिक इसमें दिया हुआ है वर्गकक्ष अधिगम विस्मरण, ये आपका छठा टॉपिक है या छठा चैप्टर कहिए, इसलिए हम सबको कोरिलेट कर रहे हैं कि आपको कोई कठिनाई ना हो, आप कंफ्यूज नहीं हो। वर्गकक्ष अधिगम विस्मरण ये जो आपका टॉपिक है, तो इसको आप प्रत्येक नियम को वर्गकक्ष से जोड़ेंगे तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तत्परता के नियम एवं कक्षा की बात की जाए तो अध्यापक नवीन ज्ञान देने से पूर्व बालकों को मानसिक रूप से तैयार करते हैं। अध्यापक को नया ज्ञान देने से पूर्व यह देखना चाहते हैं कि वे बच्चे अपेक्षित क्रिया के लिए तैयार है या नहीं।
अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों की रुचि, अभिरुचि, योग्यता, क्षमता, उपलब्धि आदि का परीक्षण कर ले, तभी वह क्या करे, अधिगम या कुछ सिखाना स्टार्ट करे। तो तत्परता का नियम के हिसाब से वह कक्ष हम कैसे बताएंगे, और ये आगे भी है, यूनिट 7 में भी इसकी चर्चा है, इसलिए इस टॉपिक को समझना आवश्यक है। अब प्रभाव के नियम को कक्षा के साथ कैसे जोड़ेंगे, तो अध्यापक को छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रभाव क्योंकि प्रोत्साहित करेगा तो ज्यादा सीखेगा, इफेक्ट ज्यादा होगा। जब तक अध्यापक छात्रों को प्रेरणा नहीं देगा तब तक बालक सीखी जाने वाली क्रिया के लिए तत्पर नहीं होगा। अध्यापक को चाहिए कि वह जो भी क्रिया विद्यालय में कराए वह छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। ऐसा नहीं है कि वो उसके लायक नहीं है, उसके लेवल का नहीं है, उसको बताया जा रहा है, क्या सीखेगा। अध्यापक को विद्यालय में ऐसी विधियां अपनानी चाहिए जिससे छात्रों में संतोषप्रद अनुभव प्राप्त हो सके। अब थॉर्नडाइक के अभ्यास नियम का भी जिक्र कर ले, तो अध्यापक को चाहिए कि वह पढ़ाए, उसका मौखिक अभ्यास अवश्य कराए, अभ्यास कराए, क्योंकि बिना अभ्यास के तो होगा नहीं, प्रैक्टिस होना ही चाहिए। पढ़ाए गए पाठों का समय समय पर पुनराभ्यास अवश्य होना चाहिए। वाद विवाद कराया जाए जिससे बालक अपने सीखे गए पाठ को प्रस्तुत करके तथा सहपाठी से सीखते हैं। तो इस प्रकार ये जो थॉर्नडाइक का नियम है, इस नियम से आप रूबरू हो गए। इन्होंने आपको बताए थे कि बिल्ली चूहा का प्रयोग तो आप देख लिए प्रभाव के नियम में। बिल्ली और मछली का भी प्रयोग किया था आपको। यदि अगर कोई साथी हमारे ऐसे बुक से पढ़े होंगे जिसमें बिल्ली से का उदाहरण पेश किया गया होगा या मछली का उदाहरण पेश किया गया, तो शॉर्ट में हम बता दें कि उन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक उलझन पेटिका में बंद कर दिया और पेटिका इस प्रकार बनाई कि उसमें केवल एक ही दरवाजा था जो कि लीवर के दबने पर खुलता था। पेटिका में कुछ दूरी पर भोजन सामग्री के रूप में मछली को रख दिया गया। मछली की गंध ने इस परिस्थिति में एक शक्तिशाली अभिप्रेरक जो मोटिव कहते हैं उसका कार्य किया और बिल्ली पेटिका से बाहर आने के लिए संभव प्रयत्न करने लगी और यह प्रत्येक छिद्र में वह रास्ता खोजने का प्रयत्न करती है। सलाखों या तारों का पंजा मारती है, मुंह से काटती है, प्रत्येक छिद्र में अपना पंजा मारती है और जहां पहुंचती है वहां नोचती है। और इस प्रकार बिल्ली ने सभी तरह के उल्टे सीधे पंजे चलाए तथा उछल कूद की। इसी दौरान उसका पंजा संयोग से लीवर पर लगा, दरवाजा खुल गया, बिल्ली ने बाहर निकलकर मछली खा ली। दूसरी बार फिर प्रयोग दोहराया गया और बिल्ली ने फिर वही हरकतें की और काफी प्रयत्नों पर फिर संयोग से लीवर पर पैर पड़ने से दरवाजा खुल गया, परंतु इस बार कम समय लगा। तो आपने क्या देखा कि जैसे जैसे उसको आइडिया लग रहा है समय कम लग रहा है। और फिर आप पढ़े होंगे कि इस प्रकार प्रयोग अनेक बार दोहराया गया और बिल्ली के प्रयत्नों की संख्या कम होती गई और बाहर निकलने में कम समय लगता गया और अंततः बिल्ली एक ही प्रयास में लीवर दरवाजा खोलकर बाहर निकलना सीख गई। और यह प्रयोग सीखने की प्रक्रिया में जो सोपान है कि चालक अभिप्रेरक था कौन, मछली। लक्ष्य था उससे निकलकर, पिंजरे से निकलकर मछली को खाना। बाधा थी द्वार और प्रयास क्या था, बाहर निकलना। ठीक है, तो इस प्रकार अब बिल्ली या मछली का प्रयोग भी पढ़े होंगे अपनी बीएड की बुक्स में, तो आपको रिकॉल हो गया होगा। अब एक आते हैं कि कभी कभी आलोचना से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो थॉर्नडाइक का जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है इसकी आलोचना भी हुई है, क्योंकि किसी क्रिया के अधिगम के लिए व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल दिया जाता है। तो बार बार प्रयास करेंगे तो में समय भी लगेगा, ऊर्जा भी नष्ट होगा। यह मत किसी क्रिया के अधिगम का विवरण प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि क्रिया किस प्रकार सीखी जाती है, पर क्यों सीखी जाती है इस विषय में यह नहीं बताता। यह मत मानव को मशीन मानता है कि एक यांत्रिक रूप से मानव प्रयास करता है, वो सीखता है। इस प्रकार कर सकते हैं कि यह मत जो है थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, यह मशीनता पर या कहें कि यांत्रिकता पर क्या देता है, बल देता है।
तो थॉर्नडाइक का जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, इससे आप परिचित हो गए। इनका जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत भी समझ गए, और इस सिद्धांत का जो आपका ये आपका है प्रासंगिकता, इस प्रासंगिकता से भी आप रूबरू हो गए, इसका सही भी और गलत परिप्रेक्ष्य भी, यानी जो निगेटिव पॉइंट है, जो आलोचनात्मक पॉइंट है, उससे भी आप रूबरू हो गए। अब आते हैं अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत। उनका था थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, और पावलोव का है अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत। ये सिद्धांत दिए हैं पावलोव। परंपरागत अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक रूसी शरीर शास्त्री पावलोव ने किया, और इन्होंने 1900 में कुत्ते पर किए गए अपने प्रयोग से ये जो अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किया। अतः वे अपने सिद्धांत में प्रतिवादी व्यवहार को महत्व देते हैं। उनका कहना है कि विशिष्ट उद्दीपन के लिए विशिष्ट अनुक्रिया पूर्व संबंध के आधार पर की जाती है। अधिगम में पावलोव प्रक्षेपण अनुबद्ध अनुक्रिया को भी अधिक महत्व देता है। इसमें स्वाभाविक उद्दीपन से स्वाभाविक अनुक्रिया की जाती है, और अस्वाभाविक उद्दीपन से स्वाभाविक उद्दीपन के समान अनुक्रिया के संबंध को अनुबद्ध अनुक्रिया कहते हैं। यानी स्वाभाविक उद्दीपन होगा तो स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, लेकिन अस्वाभाविक उद्दीपन से स्वाभाविक उद्दीपन के समान अनुक्रिया का जो संबंध है, वही संबंध कहलाता है अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है। और इस प्रत्यय को जो सिद्ध करने के लिए उन्होंने किस पर प्रयोग किया? कुत्ता पर। अब कुत्ता पर जो प्रयोग किया, तो क्या प्रयोग किया, तो उसको देख लें। उन्होंने एक गले की सर्जरी, कुत्ता के गले की सर्जरी करके लाल ग्रंथि को एक नली से जोड़ दिया, जिसमें देखा कि कुत्ता भोजन को देखकर लाल टपकाता है, तभी लाल टपकाएगा, तो नली में आएगा तो पता चल जाएगा लाल टपका रहा है। और इस प्रकार भोजन स्वाभाविक उद्दीपक और लाल स्वाभाविक अनुक्रिया का संबंध प्रकट होता है। इन्होंने भोजन देने के लिए घंटी बजाने का भी क्रम रखा। घंटी बजाने के तुरंत बाद ही भोजन दिया जाता था, और इस क्रिया को अनेकों बार करने के बाद देखा गया कि बिना भोजन दिए केवल घंटी की आवाज से ही कुत्ता लाल गिराने लगता था। और इस प्रकार घंटी और स्वाभाविक उद्दीपन से लाल स्वाभाविक अनुक्रिया का संबंध हो जाता है, और इसे ही अनुबद्ध अनुक्रिया कहते हैं। इसमें अनुक्रिया अर्जित तथा कृत्रिम होती है, और इस प्रयोग के आधार पर अनुबद्ध अनुक्रिया को आप समझ गए कि भोजन अनुक्रिया हो गई, पहला उद्दीपन। दूसरा उद्दीपन घंटी हो गया। अब उद्दीपन, पहले उद्दीपन और दूसरे उद्दीपन के संयोग से अनुक्रिया उत्पन्न हुई, जिसमें भोजन और घंटी, भोजन रखाया, घंटी बजा तो लाल टपका, और इस प्रकार पहला स्टिमुलस और दूसरे स्टिमुलस को ऐड करने पर रिस्पॉन्स आ गया। और इस प्रयोग की साधारण व्याख्या यह है कि जब दो उद्दीपन दिए जाते रहे, जो पहले नया बाद में मौलिक उस समय पहली क्रिया हो और प्रभावशाली हो जाती है, तो वह ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। वर्ष 1904 में पावलोव ने सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए उनकी व्याख्या की थी कि अनुबद्ध अनुक्रिया के इस प्रयोग के तत्व सुविख्यात हैं। एक विशिष्ट उद्दीपन के फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया आमतौर पर होती है, उसे छांट लिया जाता है। यह माना जाता है कि यह उद्दीपन अनुक्रिया प्राणी की एक मूल प्रवृत्ति का ही एक भाग है, जिसे अधिगम आप कह सकते हैं। अब मूल उद्दीपन के साथ एक नया उद्दीपन दिया जाता है। कुछ समय बाद जब मूल उद्दीपन को हटा दिया जाता है, तब यह देखा जाता है कि उद्दीपन से भी वही अनुक्रिया होती है। जैसा आप देखें कि बिना भोजन के घंटी बजाने पर लाल टपकती है ना। अब आप देखें कि अनुबद्ध अनुक्रिया के कारक क्या है। तो उद्दीपनों का एक साथ प्रस्तुतिकरण, और दूसरा है कि उद्दीपनों की पुनरावृत्ति का विशिष्ट रूप, जब जब भोजन तब तब घंटी। अब अनुबद्ध अनुक्रिया का शिक्षा से क्या संबंध है? तो अनुबद्ध अनुक्रिया धीरे धीरे स्वभाव बन जाती है,
और स्वभाव का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस सिद्धांत की मदद से बालकों में अच्छी वित्तियां विकसित की जा सकती है, बच्चों में अक्षर विन्यास एवं गुण का विकास किया जा सकता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालकों के लिए उपचार में यह क्रिया सहायक है। यानी अब जो मानसिक अस्थिर है या जो अक्षम बालक है ना, उसके उपचार में अब कौन सी क्रिया अपनाएंगे, किसका सिद्धांत अपनाएंगे? अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत, जो किसका है? पावलोव का है। यह भी सिद्धांत यांत्रिकरण पर बल देता है। प्रौढ़ तथा परिपक्व मनुष्य पर इस सिद्धांत का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो समझ जाएंगे ना इस चीज को। समस्यात्मक परिस्थिति सिद्धांत जो है, समस्या के संबंध में जो परिस्थिति का सिद्धांत कोहलर ने दिया था, और इसी में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखेंगे अलेक्जेंडर बैन। समस्यात्मक परिस्थिति सिद्धांत कोहलर और साहचर्य सिद्धांत का प्रतिपादन अलेक्जेंडर बैन। और एक और भी जो स्टेटमेंट है वो काफी पूछा जाता है, याद आ गया हमको, इसलिए आपको बता दें। वाटसन का नाम आप सुने होंगे, वाटसन साहब का। उनका एक मत था कि उनका विचार था कि मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे जो चाहूं बना सकता हूं। तो ये प्रश्न कई आपको परीक्षाओं में जो अध्यापक से संबंधित या प्रधानाध्यापक से संबंधित या प्रधान शिक्षक से संबंधित परीक्षाएं इसमें पूछा जा चुका है कि ये किनका मत था, किनका कथन है कि मुझे एक बालक, मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं जो चाहूं उसे बना दूं। तो ये वाटसन का, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि अचानक ध्यान आ गया है, इसी से रिलेटेड है इसलिए बता दिए। तो आप थॉर्नडाइक का सिद्धांत समझ गए, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, और पावलोव का आप समझ गए, अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत। अब आते हैं स्किनर साहब का। स्किनर साहब का सिद्धांत है सक्रिय अनुबद्ध सिद्धांत। स्किनर साहब ने कौन सिद्धांत दिया? सक्रिय अनुबद्ध सिद्धांत। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिकों के प्राचार्य थे B.F. स्किनर, और इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन चूहों तथा कबूतरों पर प्रयोग के आधार पर किया। मनुष्य पर करने के लिए तो बहुत सारे नियम कानून है, तो चूहा और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया था। किसने? स्किनर ने। जबकि आपको अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत का जो प्रतिपादन है पावलोव ने, वो कुत्ते पर प्रयोग किया था। अब है कि स्किनर ने चूहों आदि पर अनेक प्रयोग करके यह अवधारणा विकसित की कि दो प्रकार के व्यवहार प्राणियों में पाए जाते हैं। एक तो अनुक्रिया, जिसको आप रिस्पोंडेंट कह सकते हैं, और दूसरा सक्रिय, जिसको ओपेरेंट कह सकते हैं। अनुक्रिया का संबंध उद्दीपन से होता है और सक्रियता किसी ज्ञात उद्दीपन से नहीं जुड़ी होती, वह स्वतंत्र होती है। सक्रिय व्यवहार किसी ज्ञात उद्दीपन से नहीं जुड़ा होता, इसलिए इसकी शक्ति को परावर्ती नियमों के द्वारा नहीं मापा जा सकता, और अनुक्रिया की दौड़ ही क्रिया शक्ति का मापन करते है। जब वर्ष 1930 में स्किनर ने सफेद चूहों पर प्रयोग किए तो उन्होंने एक बक्सा बनाया जिसमें एक लीवर था, और इस लीवर पर चूहों का पैर पड़ता था, स्विंग की आवाज होती थी। आवाज सुनकर चूहा आगे बढ़ता था और प्याले में खाना मिलता। यह भोजन चूहे के लिए पुनर्बलन का कार्य करता। चूहा भूखा होने के कारण प्रेरित होता था और सक्रिय रहता था, हमेशा एक्टिव रहता था या ओपेरेंट रहता था। स्किनर ने कबूतरों पर सक्रिय अनुबद्ध के भी प्रयोग किए। कबूतर को स्किनर बॉक्स में कुंजी दबाना सीखना था। आरंभ में बॉक्स में उनकी हल्की प्रकाश की व्यवस्था की गई। कबूतरों ने एक निर्धारित व्यवहार सीख लिया और इसका परिणाम 6 विभिन्न प्रकार के प्रकाश रूपों में किया गया। कम से अधिक प्रकाश योजना में समय अंतराल समान रखा गया। मूल उद्दीपन में तथा अन्य उद्दीपनों में यह देखा गया कि कबूतरों ने नवीन उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की। यह प्रवृत्ति मूल तथा नवीन उद्दीपन के प्रति पाई गई और इस प्रयोग में सामान्यीकरण के तत्वों को विशेष महत्व दिया गया। कुंजी में चोंच मारने की क्रिया सीखने में यह देखा गया कि जब भी प्रकाश में कुंजी को देखा गया, मूल उद्दीपन प्रकट हुआ। प्रकाश व्यवस्था में जैसे जैसे अंतर होता गया,
वैसे वैसे अनुक्रिया कम होती चली गई। कभी कभी शब्दावली से भी प्रश्न आ जाते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे कि इन्होंने SD शब्द जो लिखा वो धनात्मक के लिए और S डेल्टा बना दिया था वो ऋणात्मक के लिए लिखा था। SD धनात्मक और S डेल्टा ऋणात्मक के लिए। तो जब धनात्मक उद्दीपन प्रस्तुत होता था उन्होंने SD लिखा है एक्चुअली, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो उसके परिणाम स्वरूप अधिगम अनुक्रिया अधिक मात्रा में होती है। जब ऋणात्मक उद्दीपन प्रस्तुत किया जाता है तो अनुक्रिया की गति कम हो जाती है। यानी सक्रिय कब होगा? जब धनात्मक उद्दीपन होगा तब उसमें पुनर्बलन होगा। अन्य उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांतों में उद्दीपन का महत्व दिया जाता है और इसमें प्रतिवादी व्यवहार कराया जाता है, परंतु स्किनर के सिद्धांतों में अनुक्रिया उद्दीपन RS यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस के संबंध को महत्व देता है, क्योंकि सक्रिय व्यवहारों के प्रति उद्दीपन प्रस्तुत नहीं करता, अपितु अनुक्रिया के लिए वातावरण उत्पन्न किया जाता है। जीव वातावरण में अपेक्षित अनुक्रिया करता है जब उसे पुनर्बलन दिया जाता है, जिससे ठीक उसी प्रकार की अनुक्रियाओं की संभावना में वृद्धि होती है। और एक उदाहरण से इस प्रत्यय को आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने छोटे बच्चे के सामने गेंद फेंकता है और यह कहता है कि गेंद ऐसा करने से गेंद कहने की संभावना बढ़ती है। बालक गेंद कहता है और तब वह व्यक्ति मुस्कुराता है, जिससे वह पुनर्बलन मिलता है। तो गेंद फेंकता है और कहता है कि गेंद है या गेंद है, कहो जितनी बार तुम गेंद पकड़ रहे हो कहो गेंद, तो पुनर्बलन मिलेगा, उसको रिइंफोर्समेंट मिलेगा। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उद्दीपन से अनुक्रिया होती है और अनुक्रिया से पुनर्बलन होता है। तो उद्दीपन तथा पुनर्बलन स्वतंत्र चर होते हैं जिन पर अनुक्रिया एक आश्रित चर होती है। स्किनर अधिगम के प्रारूप को 3 पक्षों में प्रस्तुत करती है। उद्दीपन को वातावरण के रूप में प्रस्तुत करता है जिससे जीव की अनुक्रिया होती है। सही अनुक्रिया से क्या मिलता है? पुनर्बलन। उद्दीपन एक परिस्थिति या परिवर्तित वातावरण का रूप होता है जो व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन लाता है। अनुक्रिया व्यवहार की एक इकाई होती है जो अनुक्रिया श्रृंखला को विकसित करती है और इसमें अनेक प्रकार की अनुक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। अनुक्रिया सदैव बदलती रहती है और यह व्यवहार की एक कृत्रिम इकाई होती है। अब हम लोग अगला सिद्धांत देखें, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम। सूझ द्वारा या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के समर्थक मुख्य रूप से जर्मनी के गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। ऐसे कई का नाम आता है, लेकिन आप ध्यान में रखें गेस्टाल्टवादी। इस विचारधारा के वैज्ञानिकों का विचार है कि व्यक्ति प्रयत्न और भूल द्वारा नहीं सीखता, बल्कि वह स्वयं की मानसिक शक्ति और बुद्धि के अनुसार समस्यापूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करता है। जब किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, सीखने की प्रक्रिया समस्त परिस्थिति के स्व-विकल्प प्रत्यक्ष के आधार पर घटित होती है। जब कोई प्राणी नवीन वातावरण में आता है, तब वह वातावरण के विभिन्न तत्वों या वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित करता है और वातावरण की भांति भांति समझकर परिस्थिति के अनुकूल प्रतिक्रिया करता है। संपूर्ण परिस्थितियों का समझ में आना और फिर प्रतिक्रिया करना सूझ का परिचायक है और इसलिए उन्होंने इसे सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना कहा है। यह क्षमता, जिसको आप सूझ कहते हैं, निम्न कोटि के पशुओं में नहीं पाई जाती है और यह विधि पशुओं की अपेक्षा मनुष्यों पर ही सफलतापूर्वक लागू की जा सकती है, क्योंकि चूहा कबूतर सब तो पशु है। उसमें सूझबूझ ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि सूझ का संबंध बुद्धि, चिंतन तथा कल्पना से है और इस विधि द्वारा सीखने में मानसिक प्रयास किया जाता है, यांत्रिक प्रयास नहीं बल्कि मानसिक प्रयास। अब अंतर्दृष्टि द्वारा जो अधिगम देना सिद्धांत था गेस्टाल्टवादी का, इसका शिक्षा में क्या उपयोग है? तो मानव के अधिगम तथा प्रशिक्षण में इस सिद्धांत का उपयोग प्रभावशाली ढंग से किया जाता है और इस सिद्धांत के प्रयोग से वह छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन कर सकता है। इस सिद्धांत ने शिक्षा तकनीक, अनुदेश तकनीकी तथा अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया है और अधिगम के विज्ञान और शिक्षण की कला के प्रत्ययों का विकास किया है। इस प्रकार इस सिद्धांत के आधार पर शिक्षण प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जा सकता है।
इस प्रणाली के आधार पर स्किनर ने शिक्षण प्रतिमान का विकास किया है, जिसका मुख्य लक्ष्य व्यवहार परिवर्तन होता है। कभी कभी कोहलर महोदय का प्रयोग भी पूछ देता है, तो उसको भी हम आपको एक जिक्र कर दें कि कोहलर महोदय ने अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए और उन्होंने एक दो प्रयोग आपको बता दें कि उन्होंने एक चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया तथा वो एक छवि रख दी। पिंजरे से कुछ दूरी पर केला रख दिया। केला इतनी दूरी पर था कि वह चिंपैंजी का हाथ नहीं पहुंच सकता था। चिंपैंजी केला खाने के लिए व्याकुल होने लगा और उन्हें प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास किया, परंतु उसका हाथ उन तक नहीं पहुंच पा रहा था। तभी उसकी नजर छवि पर पड़ी और उसने छवि तथा केलों के मध्य संबंध स्थापित कर लिया। उसने छवि को उठाया और उसकी सहायता से केले प्राप्त कर लिए। अब दूसरा प्रयोग भी किया उन्होंने। पिंजरों में ऐसी दो छवियां रखी जिनको आपस में जोड़ा जा सकता था। केले पिंजरे से बाहर इतनी दूरी पर थे कि एक छवि से नहीं आएगा, वो दोनों छवि जोड़ देंगे तब आएगा। और ऐसा जो है क्या किया कि चिंपैंजी दोनों छवि को जोड़कर केला को प्राप्त कर लिया। उसके बाद इसी तरह से उन्होंने एक पिंजरे में एक बक्सा रखा, पिंजरे की छत में केलों को टांग दिया। केले इतनी ऊंचाई पर थे कि उनका उछल कर उन तक नहीं पहुंच सकता था। चिंपैंजी केले प्राप्त करने के लिए काफी उछल कूद किया, परंतु केले ना पा सका। थक हार कर वह कोने में बैठ गया। उसकी दृष्टि बक्से पर पड़ी। वह केले में संबंध जोड़ने में सफल रहा। उसने बक्से को केले के नीचे रखा, वह उसके ऊपर चढ़ा और केला प्राप्त करने में सफल हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे क्या हुआ कि वह एक दूसरे को संबंध स्थापित करके और तब उसको रिफोर्समेंट देता है, पुनर्बलन हो रहा है और उसमें अंतर्दृष्टि जो है उसका मानसिक विकास हो रहा है। और मानसिक अपना यूज करके, मानसिक विचार यूज करके वह अधिगम कर ले रहा है, अपना अनुक्रिया कर ले रहा है, अपना मंजिल है वो प्राप्त कर पा रहा है। तो कोहलर ने समग्रवाद में अंतर्दृष्टि को इस प्रकार बताया है कि एक अधिक तकनीक अर्थ में अंतर्दृष्टि का अर्थ हल को एक पकड़ लेना है, जिसमें एक ऐसी प्रक्रिया आरंभ होती है जो परिस्थिति के अनुसार चलती है और समाधान प्रत्यक्ष ज्ञान के क्षेत्र में संख्या के संदर्भ में होता है। अंतर्दृष्टि पर कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं, तो आपने देखा बुद्धि, अनुभव, प्रत्यक्षीकरण और प्रयास तथा त्रुटि। अब हम लोग देखें हल का पुनर्बलन सिद्धांत। आपने का पूरा नाम है क्लार्क हल। तो क्लार्क हल ने पुनर्बलन के सिद्धांत को जीवन के संपूर्ण कार्यों को प्रस्तुत किया है। और क्लार्क हल ने इस सिद्धांत को संभवतः वर्ष 1915 में प्रतिपादित किया था तथा मृत्यु पर्यंत इनका विकास करते रहे। हल ने चूहों आदि पर प्रयोग किए तथा वह निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपन तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध प्रणोदन और पुरस्कार पर निर्भर है। प्रणोदन के संबंध में हल का विचार है कि यह शक्ति प्रणोदन का अनुभव करता है। वह अनेक प्रकार के उद्दीपन उत्पन्न होते हैं। ये उद्दीपन व्यक्ति को उद्देश्य तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। या उद्दीपन अनुक्रिया के संबंध बनाने तथा मानसिक संघर्ष को कम करने में सहायक मिलती है। इसी के कारण पुनर्बलन दिया जाता है। हल ने सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि संख्या की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम प्राथमिक सिद्धांतों या अवधारणाओं से अवलोकित घटनाओं से द्वितीय सिद्धांतों का विधि पूर्वक निगमनात्मक व्युत्पादन है। विज्ञान में कोई अलौकिक घटना तब व्याख्यान समझी जाती है जब उसे प्रकट करने वाला तर्क वाक्य कुछ परिभाषाओं और अवधारणाओं से और इस घटना से पूर्व घटी अवलोकित परिस्थितियों से तर्कपूर्वक ढंग से प्रतिपादित किया जाता है। संक्षेप में कहें तो भौतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक सिद्धांत और व्याख्यान का सही स्वरूप कई शताब्दियों में सफल विकास के साथ माना तथा स्वीकार किया जाता है। अब एक और प्रश्न इससे आता है कि हल का जो अधिगम सिद्धांत है वह कितने स्वयं सिद्धियों में की है, तो 17 स्वयं सिद्धियों में की है हल ने। और इन्होंने इस सिद्धांत का संशोधन भी किया और
इन स्वयं सिद्धियों में चौथी स्वयं सिद्धि पर अधिगम आधारित है। क्योंकि अधिगम से रिलेटेड है तो 17 स्वयं सिद्धि की थी, उसमें अधिगम रिलेटेड है किससे? चौथी से। ये इस स्वयं सिद्धि के दो भाग है। प्रथम भाग कालिक अव्यवधान को वह महत्वपूर्ण अधिगम का अंश मानते हैं। स्वयं सिद्धि का दूसरा भाग पुनर्बलन की भूमिका से संबंधित है और स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि चौथी स्वयं सिद्धि आदत तथा आदत की शक्ति की ओर है। चेपलिन एवं काविस के अनुसार हल इस स्वयं सिद्धि से प्रसिद्ध अनुबद्ध संकेत करती अनुक्रिया सिद्धांत के प्रयोग को आधार देता है, जहां अनुबद्ध प्रयोग जो है जैसे घंटी है या लाभ है से संबद्ध होता है। जो भी हो, यह कहा जा सकता है कि अव्यवधान अधिगम की आवश्यकता दशा है, परंतु यह पर्याप्त दशा नहीं है। हल ने दो प्रकार के पुनर्बलन स्थापित किए, प्राथमिक तथा द्वितीयक। जब किसी अनुक्रिया से आवश्यकता कम होती है तो हमें एक ऐसी परिस्थिति प्राप्त होती है जिसे पुनर्बलन कहते हैं। हल ने वर्ष 1952 में सभी अवधारणाओं पर विचार करते हुए अंतिम रूप में कहा कि उद्दीपन से जीव में आवश्यकता की तृप्ति होती है और अनुक्रिया होती है। उद्दीपन से जीव में अनुक्रिया होगी और उससे आवश्यकता की तृप्ति होती है। स्वतंत्र चर उद्दीपन में उन्होंने पुनर्बलनों की संख्या, प्रेरक दशाओं को, उद्दीपन की गहनता को, पुरस्कार की मात्रा को, स्वभाव शक्ति को और अनुक्रिया की अपेक्षा को माना है, जबकि हस्तक्षेपी चर में जीव की आवश्यकताओं की तुष्टि को माना, जिसमें स्वभाव शक्ति, उद्दीपन शक्ति की गत्यात्मकता, प्रेरक, अभिप्रेरणा, पृष्ठपोषण, उद्दीपन पोषण सामान्यीकरण को रखा है। इससे अनुक्रिया क्षमता और औसत पोषण क्षमता होती है, सामान्यीकरण होता है, जिससे कुल प्रतिक्रिया क्षमता, अनुक्रिया क्षमता दोलन, अनुक्रिया सीमांत होता है और अंत में आश्रित चर आ जाते हैं, अंतर्निहित प्रतिक्रिया, अनुक्रिया आयाम, सामान्य अनुक्रिया की कमी तथा अनुक्रिया की संभावनाएं। तो मोटे तौर पर आप हल की जो पुनर्बलन सिद्धांत है इसको आप समझ गए। उद्दीपन से जीव में अनुक्रिया हुई और उससे जो पुनर्बलन मिला उससे आवश्यकता की तृप्ति हुई। इनके सिद्धांत की मूल्यांकन यदि आप करें तो हल के अधिगम सिद्धांत का आधार पुनर्बलन है। हल ने इस विचार की पुष्टि के लिए निगमन प्रणाली अपनाया है, आगमन नहीं बल्कि निगमन। और निगमन समझते हैं, आगमन क्या होता है और निगमन क्या होता है, इससे आप रूबरू होंगे, तो इसको हम ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, फिर आगे अगले यूनिट में हम इसको बताएंगे भी। सिद्धांत का विकास स्वयं सिद्धियों, परिकल्पनाओं आदि के माध्यम से किया गया है। हल का विचार था कि यह मत समस्या का समाधान, क्योंकि समस्या समाधान आपका है तो आपका टॉपिक में समस्या समाधान है, तो यह यहाँ अब पहले चैप्टर में देखिए समस्या सिद्ध समाधान। तो ये जो हल का पुनर्बलन सिद्धांत है तो यह समस्या समाधान, समाज व्यवहार, अधिगम के प्रकार आदि को विस्तार दे सकता है। और हल ने इस बात पर बल दिया कि आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ तनाव समाप्त हो जाता है। अब है कि पुनर्बलन सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग है। तो जब यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए और जब सफलता बालक प्राप्त कर लेता है तो उसको पुरस्कार दिया जाना चाहिए। कक्षा में पढ़ाई जाने वाली वस्तु के उद्देश्य स्पष्ट की जानी चाहिए और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षण होना चाहिए। सीधे अपने मन से पाठ्य सामग्री हम तैयार नहीं करते। अब आता है टॉलमैन का अधिगम सिद्धांत, इससे भी काफी प्रश्न आते हैं। तो टॉलमैन का जो अधिगम सिद्धांत है उसका आधार समग्रवाद है। टॉलमैन की मान्यता है कि मानव का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है, अधिगम के चिन्ह तथा आशाओं को अधिक महत्व देता है। उसके अनुसार उद्दीपन में अर्थ उसी समय उत्पन्न होता है जबकि वह व्यक्ति की आवश्यकता और उद्देश्य पूर्ति में क्या होती है, सहायक होती है। टॉलमैन का यह भी मत है कि प्रयोजनवादी मनोविज्ञान जो होता है वह भी अधिगम के लिए प्रमुख कारक है। तो अधिगम के सिद्धांत का आधार समग्रवाद भी है और प्रयोजनवादी मनोविज्ञान भी है। और ये जो प्रयोजनवादी मनोविज्ञान है इस प्रयोजन की किस क्रिया को सीखने का केंद्र बिंदु मानता है। जी लेस्टर एंडरसन के अनुसार टॉलमैन के सिद्धांत में केवल गतियों का ही अधिगम
नहीं प्राप्त किया जाता, बल्कि चिन्हों या आशाओं का अधिगम भी प्राप्त किया जाता है। क्रमिक परिस्थितियों में गतियों को एक जैसा नहीं माना जा सकता। अधिगम परिस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से मापता है और इस प्रत्यक्ष ज्ञानों से यांत्रिक व संबंध होते हैं, परंतु उसका स्वरूप अभी ज्ञात नहीं होता। टॉलमैन के सिद्धांतों में ज्ञानात्मक व्यवहार को महत्व दिया है। टॉलमैन का मत उद्देश्यात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है और इनका चिन्ह गेस्टाल्ट, संभावना सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, ये सब आप सुने होंगे। ये सब सी टॉलमैन के सिद्धांत में ही आते हैं। चिन्ह गेस्टाल्ट, संभावना सिद्धांत और ज्ञानात्मक सिद्धांत। अब इनका जो सिद्धांत है, इन्होंने इसका प्रतिपादन पशुओं तथा मनुष्यों में उद्देश्यात्मक प्रेरक प्रयास की ओर तथा कुछ निबंधों में किया है। टॉलमैन व्यवहारवादी थी, चूंकि व्यवहारवादी भी आपका है ना टॉपिक, बुनियादी मान्यता और अधिगम सिद्धांतों की प्रासंगिकता का विश्लेषण और व्यवहारवादी। तो व्यवहारवादी में कौन आ गए? टॉलमैन। उन्होंने व्यवहार को परमाणु, विलयन तथा आणविक की भांति समझा। इसका आधार स्नायु, मांसपेशियों तथा ग्रंथियां हैं। अनेक चिन्ह अधिगम के समय उभरते हैं, इसलिए अब देखते होंगे ना कि जब सीखता है तो अधिक चिन्ह उभरते हैं। जैसे कोई बोल रहा है तो वो उसके नश इसलिए टॉलमैन का सिद्धांत चिन्ह समग्र भी पढ़े होंगे किसी किसी बुक में, उसका मत भी कहा गया। ठीक है। अब ये जो टॉलमैन का जो सिद्धांत है, ये जो टॉलमैन का जो अधिगम सिद्धांत है, इसका शिक्षा में क्या उपयोग है? तो टॉलमैन का मत शिक्षा में धारणाओं की व्याख्या करता है। यद्यपि अध्यापक ज्ञानात्मक रचना, चिन्ह आदि शब्दों का प्रयोग तो नहीं करते, परंतु अध्यापन के समक्ष इसका अर्थ है, क्या समझे आदि वाक्यों का प्रयोग टॉलमैन के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। टॉलमैन के अनुसार इन लोगों का व्यवहार जो अधिगम प्राप्त करते हैं, गतियों की अनयांत्रिक श्रृंखला प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि यह प्रदर्शित करता है कि व्यवहार में बुद्धि कार्य करती है। अध्यापक को चाहिए कि वह कक्षा के मानसिक तथा शारीरिक स्तर तथा आकांक्षाओं को ध्यान में रखे, तभी शिक्षण करे। तो टॉलमैन के सिद्धांत से भी आप रूबरू हो गए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन होगा तब कमेंट में रखेंगे, उस टॉपिक को फिर हम डील करेंगे। अब आते हैं लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। कर्ट लेविन एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका जाकर बस गए थे, लेकिन थे कहाँ के? जर्मन के। तथा वहाँ के विख्यात विश्वविद्यालयों जो स्टैनफोर्ड है तथा इयोवा में, उसमें अध्यापन करने लगे। मनोविज्ञान के क्षेत्र सिद्धांत से इनका विशेष आपको जुड़ाव रहा है। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत सामान्य शब्दावली में यह कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति तथा वातावरण दोनों का प्रतिफल है। इसे सांकेतिक रूप में आप कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू, B मीन्स फॉर बिहेवियर, फंक्शन ऑफ PE। तो क्या हो गया? P फॉर पावर, यानी व्यक्ति का जो पर्सन कहिए, पर्सनल पावर जो है, या व्यक्ति की पर्सन कहिए, और E हो गया इन्वायरमेंट। तो पर्सन और इन्वायरमेंट का जो फंक्शन है, जो प्रतिफल है, वही क्या है? B है, यानी व्यवहार। तो अब हम लोग आते हैं कि लेविन ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि यहाँ यानी व्यक्ति से इनका आशय मनोवैज्ञानिक व्यक्ति से है, जैविक प्राणी से नहीं है। और इस प्रकार जो इन्वायरमेंट है, उससे तात्पर्य व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक वातावरण से है, उसके वर्तमान में स्थित भौतिक तथा सामाजिक वातावरण से नहीं। और F जो अक्षर है वह फंक्शन के लिए प्रयुक्त होता है, जिससे आप परिचित होंगे। तो किसी एक परिस्थिति में एवं किसी एक विशेष समय में व्यवहार करने या सीखने के लिए व्यक्ति को अपने दायरे या क्षेत्र का किस प्रकार संगठन में पुनः संगठन करता है, इस बात को समझाने के लिए लेविन ने भौतिक शास्त्र तथा मैकेनिक्स से संबंधित कुछ विशेष शब्दावली जैसे सदिश, तलरूप आदि का उपयोग किया है। उनको देखते हुए लेविन द्वारा प्रतिपादित विचार प्रणाली को टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी या वेक्टर साइकोलॉजी का नाम भी दिया जाता है। क्योंकि ये नए शब्द हैं,
टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी का संबंध किससे है? तो लेविन से। वेक्टर साइकोलॉजी का संबंध भी किससे है? तो लेविन से। मानव व्यवहार एवं अधिगम को स्पष्ट करने वाला लेविन का यह क्षेत्र सिद्धांत 3 पदों को लेकर चलता है: लाइफ स्पेस, वेक्टर्स एवं वैलेंस तथा टोपोलॉजी। तीनों को हम लोग शॉर्ट में समझा दें आपको। लाइफ स्पेस को आप कह सकते हैं जीवन दायरा। किसी व्यक्ति के जीवन दायरे को मनोवैज्ञानिक क्षेत्र का नाम भी दिया जाता है। लेविन का जो सूत्र आपने देखा B इक्वल टू फंक्शन ऑफ PE, उसमें F द्वारा चिन्हित व्यक्ति का जो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र अथवा जीवन दायरा और कुछ नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक व्यक्ति जो P है और उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण E है, इसकी अंतःक्रिया का प्रतिफल है। दूसरा पद था इनका वेक्टर्स एवं वैलेंस, जिसको कर्षण भी आप कह सकते हैं हिंदी में। तो लेविन द्वारा वेक्टर एवं कर्षण शक्ति शब्द और उनकी अवधारणा भौतिक शास्त्र एवं मैकेनिक्स में ग्रहण की गई। वेक्टर पद को लेविन ने अपने क्षेत्र सिद्धांत में उस शक्ति के लिए प्रयोग में किया है जो व्यक्ति के लक्ष्य के पास दूर ले जाती है। ठीक है, वेक्टर जानते ही हैं। यदि व्यक्ति के जीवन में एक ही वेक्टर कार्यरत है तो वह उसे अपने में निहित शक्ति के बल पर अपनी दिशा में खींच ले जाएगा। परंतु अगर कई वेक्टर कार्यरत हैं तो वे अलग अलग दिशाओं में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तब निष्कर्ष रूप में वेक्टरों की शक्ति जिस दिशा में ज्यादा होगी, लक्ष्य को पाने तथा उसमें बाधा खड़ी होने की बात उतनी ही प्रबल होगी। आप अपने दैनिक जीवन में भी इस बात का अनुभव करते होंगे। किसी व्यक्ति के जीवन दायरे में किसी एक परिस्थिति में किस क्षण किस प्रकार के वेक्टर्स कार्यरत हैं, इसकी जानकारी हमें व्यक्ति के व्यवहार, अधिगम एवं विकास प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य में क्या होने वाला है, इस बात में सक्षम सिद्ध हो सकती है। तो लाइफ स्पेस समझ गए, जीवन दायरा, वेक्टर्स एवं बैलेंस समझ गए जो उसके कारक हैं, और तीसरा पद था इनका टोपोलॉजी। टोपोलॉजी की अवधारणा लेविन ने गणित से ग्रहण की और गणित में इसका प्रयोग दूरी व स्थान को लेकर ज्यामितीय आकृतियों का अपेक्षाकृत स्वरूप तय करने के लिए टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इसे व्यक्त करने के लिए अंदर बाहर तथा सीमा रेखा आदि शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। टोपोलॉजी की भाषा में वस्तुओं की उनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, क्षेत्रफल और आयतन के हिसाब से व्याख्या न करके कौन किसके बाहर है, कौन किसके भीतर है, कौन पीछे है, कौन आगे है, इस प्रकार की शब्दावली द्वारा व्याख्या की जाती है। इस प्रकार टोपोलॉजी की भाषा में वृत्त, अंडाकार आकृति तथा अनियमित बहुभुज में उनकी रचना तथा आकृतियों में इनकी विभिन्नता आते हुए भी कोई फर्क नहीं माना जाता। तो आप जो लेविन का जो ये 3 पद है, लाइफ स्पेस, वेक्टर्स एवं वैलेंस, जिसको आप कर्षण भी कह सकते हैं, टोपोलॉजी से परिचित हो गए। अब है कि इनका जो सिद्धांत है लेविन का, ये सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग है। तो क्षेत्र सिद्धांत में व्यक्ति को एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति माना जाता है जो भौतिक एवं सामाजिक वातावरण से अलग एक मनोवैज्ञानिक वातावरण में विचरण कर रहा होता है। अतः उसका अधिगम पूरी तरह प्रयोजनशील, लक्ष्योन्मुखी तथा विवेकपूर्ण होता है, जिसमें अंतर्दृष्टि तथा सूझबूझ का बोलबाला रहा है। यह व्यवहारवादियों की तरह मशीनों तथा पूर्व अनुभवों तथा आदतों पर निर्भर नहीं करता है और न ही मनोविश्लेषणवादियों की तरह अचेतन मन और आंतरिक प्रवृत्तियों में संचालित। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट सिद्धांत की ओर, गेने का अधिगम सिद्धांत। रॉबर्ट गेने ने बताया कि अधिगम की व्याख्या साधारण सिद्धांतों से नहीं की जा सकती। उनका तर्क है कि अधिगम के स्वरूप के संबंध में सामान्यीकरण उन अधिगम परिस्थितियों के निरीक्षण के आधार पर ही किया जा सकता है जिस परिस्थितियों में अधिगम होता है। सामान्य नहीं हो सकता, बल्कि उन खास परिस्थितियों के निरीक्षण पर ही अधिगम संभव है और उस परिस्थिति के अनुकूल हो।
गिने की धारणा यह है कि साधारण व्यवहार के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताओं का निर्धारण करना होता है, जैसे बोध स्तर के शिक्षण के लिए, स्मृति स्तर के लिए शिक्षण और शिक्षण की पूर्व आवश्यकता होती है। गिने ने शिक्षण की परिभाषा दी है कि छात्र के लिए बाह्य रूप में अधिगम परिस्थितियों की व्यवस्था करना ही शिक्षण होता है। यानी छात्र के लिए बाह्य रूप में अधिगम परिस्थिति की व्यवस्था करना, अधिगम परिस्थिति की सी व्यवस्था कर दी, बच्चा कुछ न कुछ सीख लिया। इन अधिगम परिस्थितियों की व्यवस्था में स्थिरीकरण किया जाता है। प्रत्येक अधिगम परिस्थिति के लिए उनकी पूर्व परिस्थिति छात्र के लिए आवश्यक होती है, जिसके धारण शक्ति विकसित होती है। परिस्थिति आप देखें तो संकेत अधिगम उन्होंने पहले दिया। संकेत अधिगम से अनुक्रिया उद्दीपन अधिगम आता है। अनुक्रिया उद्दीपन अधिगम से श्रृंखला अधिगम आता है। श्रृंखला अधिगम से शाब्दिक संबंध अधिगम आता है। शाब्दिक संदर्भ ये शब्द अधिगम से बहुभेदीय अधिगम आता है। बहुभेदीय से प्रत्यय अधिगम आता है। प्रत्यय अधिगम से अधिनियम अधिगम आता है और अधिगम समस्या समाधान अधिगम आता है। यानी सबसे ऊपर में उन्होंने समस्या समाधान को रखा और सबसे नीचे में संकेत अधिगम को लिखा। तो इस प्रकार आप देखे होंगे कि बच्चा को भी पहले आप क्या सिखाते हैं, एबीसीडी संकेत सिखाते हैं। संकेत के बाद वो शब्द सीखता है, फिर उसकी सीरीज सीखती है, फिर वो वाक्य सीखता है और उसके बाद तब वो फिर समस्या का समाधान करता है। तो संकेत अधिगम में पूर्व आवश्यकता होती है तो अनुक्रिया उद्दीपन अधिगम आता है। उसके पूर्व आवश्यकता से श्रृंखला अधिगम आता है। उसकी पूर्व आवश्यकता से शाब्दिक संबंध अधिगम आता है। उसकी पूर्व आवश्यकता से बहुभेदीय अधिगम आता है। उसकी पूर्व आवश्यकता से प्रत्यय अधिगम आता है। उसकी पूर्व आवश्यकता से अधिगम ये अधिनियम अधिगम कहें उसको, अधिनियम अधिगम आता है और उसकी पूर्व आवश्यकता से भी समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग अधिगम आता है। ये अब अधिगम आप पूरी तरह से सबके सिद्धांत से रूबरू हो गए और साथ में इनके सिद्धांतों की प्रासंगिकता का विश्लेषण भी कर लिए, व्यवहारवादी भी देख लिए, सामाजिक भी देख लिए, संज्ञानात्मक भी दे दिए, मानववादी भी देख लिए, संप्रत्यय भी देख लिए, कौशल भी देख लिए, मौखिक भी देख लिए, सामाजिक भी देख लिए। ठीक है, अब है कि आपको ज्ञान की रचना की प्रक्रिया के रूप में अधिगम। तो सबसे पहले आप देखें कि जो अधिगम है, क्योंकि इसमें आपका जो है कौशल सीखने के लिए अधिगम क्या स्वाध्याय विकसित करने के तरीके, तो सबसे पहले यह जानिए कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो कारक में आप शिक्षक संबंधी भी कारक होते हैं, छात्र संबंधी कारक भी होते हैं, पाठ्य वस्तु संबंधी भी कारक होते हैं और वातावरण संबंधी भी कारक होते हैं। आप कॉमन सेंस से शिक्षक संबंधी कारक में शिक्षक की शारीरिक रचना, आकार, शिक्षक की मानसिक योग्यता, बौद्धिक क्षमता, शिक्षक की शैक्षिक उपलब्धियां, जिसे पिछले मास्टर में भी क्वेश्चन पूछा गया था कौन से कारक नहीं है, अध्यापक प्रशिक्षण की योग्यता, शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों का ज्ञान एवं कौशल, अभिप्रेरणा तथा पुनर्बलन का बोध एवं प्रविधियों का ज्ञान एवं कौशल, कक्षा प्रबंधन की क्षमता, ये सब शिक्षक से संबंधित है। छात्र संबंधी कारक में आप जो छात्र का जो शारीरिक स्वास्थ्य है, शरीर या स्वस्थ मस्तिष्क होता है, तो मस्तिष्क शारीरिक और मानसिक स्थिति, उसकी मानसिक योग्यता, उसका आईक्यू लेवल कितना है, 90 से अधिक है या नहीं है, सामाजिक विकास और समायोजन की क्षमता है कि नहीं, संवेगात्मक संतुलन उसमें है कि नहीं है, हाथ पांव कहीं नहीं तो हिलाता रहता है, अध्ययन के प्रति रुचि तथा लगन है कि नहीं, छात्र का आकांक्षा स्तर कैसा है, अध्ययन के प्रति उसकी सकारात्मक अभिरुचि है कि नहीं, ये सब अधिगम में से संबंधित छात्र संबंधी कारक होते हैं। पाठ्य वस्तु संबंधी कारक में भी आप देखेंगे कि पाठ्य वस्तु की प्रकृति क्या है, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण तथा संश्लेषण क्या है ना, प्रत्यय सिद्धांत उसके अधिक नियम क्या है, भाषा क्या है, सामान्यीकरण विविधीकरण का आधार क्या है, अनुदेशन प्रक्रिया किस तरह की है, तार्किक क्रम में व्यवस्थित हो पाता है कि नहीं, पाठ्य वस्तु से उद्देश्यों का प्रतिपादन किया जा सकता है कि नहीं। इसमें भी आप देखे हैं कि कुछ टॉपिक जो इसके जस्ट बाद होना चाहिए वो नीचे डाल दिया, जो बाद में होना चाहिए वो पहले डाल दिया, तो ये व्यवस्थित रूप में है कि नहीं है, पाठ्य वस्तु में उद्देश्य को प्रतिपादित किया गया है कि नहीं, ताकि बच्चे सीख सके कि समझ सके कि इसको पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु विधियों एवं प्रविधियों का चयन किस प्रकार होगा,
पाठ्य वस्तु के आधार पर अधिगम परिस्थितियों का निर्धारण कैसे होगा, पाठ्य वस्तु के आधार पर शिक्षण सूत्रों का उपयोग कैसे होगा। तो वातावरण संबंधी कारक में भी आप तमाम वातावरण, भौतिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण को रख सकते हैं। ठीक है। अब है कि अधिगम का अंतरण, जो कि यहाँ है आपका ज्ञान सीखने के तरीके हैं। तो अधिगम का अंतरण कैसे होता है? तो ज्ञान देने की क्रिया का उपयोग अन्य परिस्थितियों में करना ही अधिगम अंतरण है। और आप शिक्षा शब्दकोश में कहें, एजुकेशनल डिक्शनरी में, तो इसका दिया हुआ रहता है कि प्रत्यक्ष प्रशिक्षण के बिना निश्चित अधिगम में विकास, वृद्धि, संशोधन किसी क्रिया के अभ्यास के द्वारा संबंधित क्रिया में आदान प्रदान, संशोधन ही अधिगम रूपांतरण है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहें या ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कहें। तो क्रो एंड क्रो के शब्द में देखें तो उनका कहना है कि जब अधिगम के क्षेत्र में प्राप्त विचार, अनुभव या कार्य की आदत, ज्ञान या निपुणता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है, तब उसे अधिगम क्या कहते हैं? अंतरण कहते हैं। एक ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में आप प्रयोग करते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? तो समाज में देखा जाता है कि बालक विद्यालय में जो ज्ञान प्राप्त करता है वह व्यवहार के क्षेत्रों में उपयोगी हो जाता है ना। और विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान का उपयोग समाज में भी होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं हो रहा है। इसीलिए अधिगम का अंतरण आवश्यक है। ठीक है। इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाए। और अंतरण का जो आधार है वो क्या है? सामान्य बुद्धि। और ये जो मत था कि अधिगम का आधार जो है वो सामान्य बुद्धि है, ये स्पीयरमैन का सिद्धांत था। स्पीयरमैन का जिक्र है, थोड़ा बता दें कि स्पीयरमैन ने क्या किया था कि बुद्धि का अध्ययन किया था। और उन्होंने बताया था कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, सामान्य बुद्धि और विशेष बुद्धि। सामान्यतः जीवन में सामान्य बुद्धि का प्रश्न है तो वह प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है, और इस प्रकार बुद्धि का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है। और अंतरण का आधार सामान्य बुद्धि, और इसी के कारण ही यह संभव हो पाता है। भूगोल, गणित, साहित्य में यदि किसी एक विषय का प्रशिक्षण दिया जाए तो किसी सीमा तक अंतरण संभव है, परंतु विशिष्ट तत्व के प्रशिक्षण का सामान्य तत्व प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी को मेडिकल साइंस की पढ़ाई पढ़ा दी तो इंजीनियरिंग सेक्टर नहीं समझ पाएगा, लेकिन सामान्य आप जानकारी जो पढ़ाते हैं, तो आप जैसे आप 9th 10th में या उनसे नीचे के कक्षाओं में विज्ञान पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट्स पढ़ाते हैं। आप उसमें बायोलॉजी का पार्ट्स पढ़ाते हैं, हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है उसको पढ़ाते हैं, तो वो मेडिकल साइंस सर्विस से चला जाता है। तो वो कहना यही था कि समान बुद्धि में यदि प्रशिक्षण दिया जाता है तो इसका अंतरण संभव है। गेस्टाल्ट सिद्धांत ने कहा था कि सामान्य प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण बात है कि परिस्थिति के प्रति अंतर्दृष्टि रखी जाए। तो इस प्रकार अधिगम को हम लोग समझ गए, अधिगम को विकसित करने की रणनीतियां भी समझ गए। अब है एक अभिप्रेरणा शब्द आता है कि अभिप्रेरणा क्या होता है, अभिप्रेरणा की क्या उपयोगिता है, और अभिप्रेरणा किस प्रकार अधिगम में सहायक है या अधिगम में वृद्धि करता है। तो अभिप्रेरणा को आप इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हो। मोटिवेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के MOTW मोटू शब्द से हुआ, जिसका अर्थ होता है मोटर या मोशन। तो शाब्दिक अर्थ में अभिप्रेरणा बालक के व्यवहार को संचालित करने वाली शक्ति का द्योतक होता है। तो यह कहा जा सकता है कि अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो उनके उद्दीपनों का परिणाम होता है। आप स्कोपलर, मॉर्गन, किंग, इसके अनुसार अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक तथा आकर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। जबकि ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का मानना है कि अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है
जिसमें सीखने वाले को आंतरिक शक्तियां अथवा आवश्यकताएं उसके पर्यावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है। जबकि विलियम के शब्दों में अभिप्रेरणा अवस्थाओं का एक ऐसा समुच्चय है जो व्यवहार को सक्रिय करता है, निर्देशित करता है और किसी लक्ष्य की ओर उसे बनाए रखता है। अब है कि जो मौलिक अभिप्रेरणात्मक संप्रत्यय है वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहला आवश्यकता है, जब प्राणी के शरीर में किसी चीज की कमी या अति की अवस्था होगी, किसी कारण से उत्पन्न होगी, तो हम उसे आवश्यकता कहते हैं। और आवश्यकता होगी तब क्या होगा, अभिप्रेरणा होगा। जब व्यक्ति जब प्यास लगती है तब उसकी प्यास कब लगती है, जब उसकी कोशिकाओं में पानी की मात्रा कम हो जाती है और जब वो प्यास को बुझाने की कोशिश करता है। दूसरा मौलिक अभिप्रेरणात्मक संप्रत्यय है प्रणोद। जब प्राणी में आवश्यकता उत्पन्न होती है तो इससे संभवतः उसमें क्रियाशीलता बढ़ जाती है, वो पहले से अधिक सक्रिय तथा तनावपूर्ण लगता है। प्यास लगी हुई तो वो पानी पीने की इच्छा जाहिर करेगा। तो भूख की आवश्यकता में भूख प्रणोद, प्यास की आवश्यकता में प्यास प्रणोद, काम की आवश्यकता में काम प्रणोद उत्पन्न होता है। तीसरा उनका संप्रत्यय है प्रोत्साहन या लक्ष्य। तो प्रोत्साहन या लक्ष्य वह है जो व्यक्ति या पशु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तथा जिसकी प्राप्ति से व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा प्रणोद में कमी हो जाती है। जैसे प्यासे व्यक्ति के लिए पानी लक्ष्य या प्रोत्साहन होता है और उसके प्रति व्यक्ति आकर्षित होता है। लक्ष्य दो तरह के होते हैं, धनात्मक लक्ष्य, ऋणात्मक लक्ष्य। जैसे भोजन, पानी, लैंगिक क्रिया, ये सब धनात्मक लक्ष्य। लेकिन दंड, अधिक दंड, तीव्र रोशनी, ये सब क्या है, ऋणात्मक लक्ष्य। ठीक है। आवश्यकता की उत्पत्ति में व्यक्ति में क्रियाशीलता तथा तनाव काफी बढ़ जाता है, जिसे हम प्रणोद की संज्ञा देते हैं। और प्रणोद की व्युत्पत्ति से व्यक्ति का व्यवहार उद्देश्य पूर्ण हो जाता है और उद्देश्य पूर्ण होने के बाद वह लक्ष्य की ओर अग्रसारित हो जाता है। तो इस प्रकार मौलिक अभिप्रेरणात्मक संपत्तियों का आप समझ गए, आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन या लक्ष्य। क्लियर हो गया। अब अभिप्रेरणा के भी सिद्धांत को थोड़ा शॉर्ट में हम लोग देख लें कि कर्ट लेविन का सिद्धांत, इनके सिद्धांत जो है कर्ट लेविन ने दिए थे। इन्होंने अपने सिद्धांत में व्यक्ति के क्षेत्र, जीवन विस्तार, अनेक बाधाएं तथा शक्तियों के आधार पर अधिगम सिद्धांतों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। और कर्ट लेनिन के अनुसार अधिगम में प्रेरणा का उपयोग नितांत आवश्यक है। प्रेरणा होगी तभी अधिगम होगा। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम मैकडोगल से प्रश्न आ चुका है। इनके अनुसार परोक्ष या परोक्ष रूप में मूल प्रवृत्तियां ही समस्त मानव क्रियाओं की प्रमुख चालक होती हैं। और यदि इन मूल प्रवृत्तियों तथा इसकी संबंधित संवेगों को पृथक कर दिया जाए तो प्राणी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकेगा और इस प्रकार निश्चित और गतिहीन हो जाएगा। इस प्रकार बिना मुख्य कंपनी के एक अच्छी घड़ी नहीं चल सकती और बिना माप के स्टीम इंजन नहीं चलाया जा सकता। तो मूल प्रवृत्ति का होना आवश्यक है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादन फ्रायड ने किया था। ये से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। और फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के अचेतन तथा अर्धचेतन में निहित जो इच्छाएं हैं वो मानव का किसी निश्चित व्यवहार की दिशा में प्रेरित करती है। परंतु मानव के व्यवहार पर आधारित अनेक क्रियाएं इस प्रकार की होती है जो उसकी व्यवस्था का परिणाम हुआ करती है। इस प्रकार की क्रियाओं को करने से उसे किसी प्रकार का सुख, यौन संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। तो इस सिद्धांत की मनोवैज्ञानिकों के द्वारा आलोचना की गई है। अब है कि अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो चूंकि प्रभावित करेंगे यानी बढ़ाएंगे, आपका है अभिप्रेरणा की का प्रकार और उसे बढ़ाने की तकनीक भी। तो हम प्रकार भी देखेंगे अभिप्रेरक में, जन्मजात और अर्जित। तो पहले प्रभावित करने वाले कारक देख ले तो आवश्यकताएं होंगी, रुचियां होंगी, आकांक्षा होगी, पुरस्कार एवं दंड होगा। ये सब आप ऑलरेडी समझ सकते हैं। व्यक्तिगत प्रतियोगिता भी कारक हो सकते हैं। अभिप्रेरकों की प्रकृति और शक्ति भी हो सकती है, प्रोत्साहन भी हो सकता है। अध्यापक की अभिप्रेरक भूमिका भी हो सकती है। अध्यापक यदि अभिप्रेरक की भूमिका में होते हैं तो बच्चे काफी उत्साहित होकर अधिगम करते हैं। प्रतियोगिता भी हो सकती है, सामूहिक प्रतियोगिता भी हो सकती है। अब ये अभिप्रेरण के अध्ययन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि इससे विद्यार्थियों के मानसिक विकास किया जा सकता है, मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है
अवधान एवं रुचि विकसित किया जा सकता है, स्वस्थ मनोवृत्ति एवं उच्च आकांक्षा उत्पन्न किया जा सकता है, सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, चरित्र एवं सामाजिकता की भावना का विकास किया जा सकता है तथा विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना विकसित की जा सकती है। अब अभिप्रेरक के प्रकार देखा जाए तो मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरक के दो मुख्य प्रकार बताए हैं, ऐसे प्रकार, लेकिन दो मुख्य प्रकार, एक तो जन्मजात और एक अर्जित। जन्मजात यानी जो जन्म से है, तो जो व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद हो और इस अभिप्रेरक के अभाव में प्राणी का जीवित रहना संभव नहीं। और चूंकि ये जैविक अभिप्रेरक है, इसलिए इसको कुछ आप बुक्स में देखेंगे बायोलॉजिकल मोटिव्स भी नाम मिला होगा, तो आप घबराएंगे नहीं, वही बात है, बायोलॉजिकल मोटिव्स, जैविक अभिप्रेरक या जन्मजात अभिप्रेरक। जैसे भूख क्या है, जैविक अभिप्रेरक है, ठीक है, प्यास जैविक अभिप्रेरक है। तो भूख अभिप्रेरक का दूसरा शारीरिक आधार लेटरल हाइपोथैलेमस तथा आप देखिए बायोलॉजिकल रूप में तो मेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस है और वहीं से इसकी प्रेरणा मिलती है ना। दूसरा आधार यदि आप देखें तो आप प्यास भी देख सकते हैं, यौन या काम देख सकते हैं, नींद देख सकते हैं, ये सभी क्या है, जन्मजात है, इसको आप ऑलरेडी समझ सकते हैं। अर्जित अभिप्रेरक में तो वे अभिप्रेरक होंगे जो जन्म से मौजूद नहीं होती है, परंतु जिसे व्यक्ति अपने जीवन काल में सामाजिक रूप से अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए अर्जित करता है या सीखता है। जैसे उपलब्धि की आवश्यकता होगी, संबंधन की आवश्यकता होगी, जैसे आप जीवों में अपनी जातियों के साथ समूह में रहने की प्रवृत्ति की सामुदायिकता या संबंध व्यवहार की होना चाहिए। सत्ता की आवश्यकता होती है ना। अब देखिए अभी इलेक्शन का टाइम है, आक्रमणशीलता की आवश्यकता होती है, जैसे या वैसा व्यवहार है जिसका उद्देश्य दूसरों को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना, ठीक है, हर तरह के होते हैं लोग। तो इस तरह से कुंठा से होती है वो एक्चुअली, और कुंठा अगर हावी हो जाएगा तो आक्रमणशीलता उसमें बढ़ जाती है। इसमें कहीं कहीं नाम देखेंगे आप अनुमोदन अभिप्रेरक, तो इसको भी आप समझ लें कि अनुमोदन अभिप्रेरक में व्यक्ति ग्रह अनुभव करता है, दूसरे व्यक्ति उसके कार्यों, व्यवहारों और विचारों को सामाजिक तथा नैतिक दृष्टि से अच्छा नहीं समझता है, बल्कि इनको वांछनीय समझकर अनुमोदित कर देता है, ठीक है। यह अभिप्रेरणा सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। जब किसी व्यक्ति में यह अभिप्रेरणा अधिक मात्रा में होती तो वह व्यक्ति केवल समाज द्वारा मान्य कार्यों को ही करता है तथा निषिद्ध कार्यों को नहीं करता। मार्लो तथा क्राउनी ने जो अनुमोदन अभिप्रेरक है उसको अभिप्रेरणा के मापन के लिए मापनी यानी कहें कि सोशल डिजायरेबिलिटी स्केल बनाया है और 33 प्रश्नों को इस मापनी में शामिल किया है और अधिकतम प्राप्तांक 33 तथा न्यूनतम प्राप्तांक 0 प्राप्त कर सकता है अनुमोदन अभिप्रेरक में। इस मापनी का प्रयोग किसने किया था, मार्लो और क्राउनी। ये दिल्ली वाले प्रधान शिक्षक की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब है कि शक्ति अभिप्रेरणा क्या होती है, तो यह वह अभिप्रेरक प्रवृत्ति है जिसमें अभिप्रेरित व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करने वाले साधनों पर नियंत्रण कर संतुष्टि प्राप्त करता है और समाज के सभी लोगों में यह प्रवृत्ति कम या अधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरे लोगों को नियंत्रित कर रखने में संतुष्टि का अनुभव करता है शक्ति अभिप्रेरणा से, दूसरे लोगों से अपनी इच्छा अनुसार कार्य कराने में संतुष्टि का अनुभव करता है, दूसरों के भाग्य का निर्धारक समझकर संतुष्टि का अनुभव करता है और इस प्रवृत्ति से अभिप्रेरक व्यक्तित्व प्रभुत्व जमा कर तर्क, प्रार्थना तथा अनुनय विनय के साथ या रोना रोकर दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। और इस अभिप्रेरक का मापन TAT शब्द भी किसी किसी बुक में आपको मिलेगा, तो घबराएंगे वही शक्ति अभिप्रेरणा। इसके अतिरिक्त जिज्ञासा भी होती है, प्रत्येक व्यक्ति में जिज्ञासा होती है, वही से संतुष्ट करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है ताकि जिज्ञासा की संतुष्टि हो जाए, ठीक है। जिज्ञासा के वजह से ही आप देखे होंगे कि कोलंबस ने भारत की खोज करते करते जो है भारत के स्थान पर कहाँ चला गया, अमेरिका पहुंच गया। अब कि जो मानव में अभिप्रेरण है या अभिप्रेरणा है उसकी माप कैसे करेंगे, तो माप करने के लिए आप दो विधि तो निश्चित तौर पर यूज कर सकते हैं, एक प्रेक्षण विधियां ऑब्जर्वेशन मेथड्स और दूसरा प्रश्नावली विधियां क्वेश्चन एयर मेथड्स।
प्रेक्षण विधि वह विधि है जहाँ व्यक्ति की कुछ अस्पष्ट तथा असंगठित सामग्रियां दी जाती है और व्यक्ति उसका वर्णन करता है, जिससे वे प्रायः अपने सामाजिक अभिप्रेरकों की अभिव्यक्ति अचेतन रूप से करता है। प्रेक्षण परीक्षण में प्रमुख रूप से संप्रत्यक्षण परीक्षण, जिसको आप थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट भी कह सकते हैं, टीएटी, टीएटी की चर्चा की, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, और इस परीक्षण का प्रतिपादन किया था मवे। तो टीएटी जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, उसका प्रतिपादन किसने किया था? मवे ने 1938 में। 1938 नहीं भी ध्यान रखेंगे, ये रखेंगे कि टीएटी का प्रतिपादन मवे ने किया। इस परीक्षा में कुछ मानक कार्ड होते हैं जिसमें कुछ अस्पष्ट चित्र बने होते हैं और इन चित्रों के आधार पर व्यक्ति को एक कथा लिखनी होती है, जिसका विश्लेषण करने के आधार पर उस व्यक्ति के प्रमुख अभिप्रेरक का पता चलता है। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड्स आपने देख लिया। टीएटी का उपयोग, मवे साहब का जो टीएटी प्रयोग है, इसका प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। क्वेश्चनायर मेथड में बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो व्यक्ति के भिन्न भिन्न सामाजिक अभिप्रेरक से संबंधित होते हैं। एडवर्ड्स ने एक प्रश्नावली तैयार की है जिसका नाम था एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल, जिसको शॉर्ट में आप EPPS भी सुन देखे होंगे कहीं पे। तो एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंसेस शेड्यूल में 17 विभिन्न प्रकार के सामाजिक अभिप्रेरकों के मापन संबंधी प्रश्न थे। ठीक है, एक तो इसमें परिवार्य जन्य परीक्षण है और इस परीक्षण में एक खास परिस्थिति उत्पन्न की जाती है जिसमें व्यक्ति को कुछ करना होता है और उनकी क्रियाओं के आधार पर व्यक्ति के सामाजिक अभिप्रेरक का मापन किया जाता है। और ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण भी है एक विधि। इस विधि द्वारा समाज के व्यक्तियों की सामूहिक सामाजिक अभिप्रेरक की माप ज्यादा बेहतर ढंग से की जाती है। तो इस प्रकार आपने देख लिया अभिप्रेरणा क्या है, इसके क्या प्रकार हैं और इसको बढ़ाने की तकनीक क्या है। अब मोटे तौर पर यह समझे कि आवश्यकताएं तथा अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा के आंतरिक स्रोत है। आवश्यकता, अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन अभिप्रेरणा के आंतरिक स्रोत है। प्रेरणा की पुश एंड पुल संकल्पना पर्यटन क्षेत्र के रूप में होती है। और एक आप देखेंगे मवे जो है टीएटी, वो भी ध्यान में रखेंगे, टीएटी उन्होंने ही दिया था। और एक और क्वेश्चन मेरे ध्यान में आ रहा था बीच में, हाँ, मानसिक थकान। तो मानसिक थकान एक पुस्तक है और इसकी रचना की थी अल्फ्रेड बिने। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मानसिक थकान पुस्तक की रचना अल्फ्रेड बिने ने की थी। तो आप अधिगम को मोटे तौर पर समझ गए। अधिगम क्या है, अधिगम की प्रकृति क्या है और ज्ञान, अधिगम से ज्ञान की रचना कैसी होती है, व्यवहारवादी, समाजवादी, कौशल अधिगम। और उसके साथ ही आपने यह देख लिया कि अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अभिप्रेरणा अधिगम से किस प्रकार संबंधित है और किस प्रकार आवश्यकता होती है। और अब आप अधिगम से संबंधित किसी भी टॉपिक में जाएंगे जिसमें अधिगम का जिक्र है तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। वीडियो तो थोड़ा बड़ा हुआ लेकिन इससे शॉर्ट में संभव ही नहीं था, कुछ क्वेश्चन पूछने की छूटने की संभावना थी। ऐसे तो ये पूरा जो चैप्टर है वो 6 से 7 आपको वीडियोज में बनने थे, लेकिन जो कंसेप्ट से आपका काम चल जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उन सारे कंसेप्ट को हम क्लियर कर चुके हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपके कुछ अन्य साथी भी यदि तैयारी में हैं और उनके लिए ये वीडियो आपको लगता है कि उपयोगी हो सकता है तो उन्हें शेयर कर देने की कृपा करें। अगले वीडियो में फिर हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।